हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, सिर्फ बेसिक बातें करी थी फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। यही हुआ था ना, सिर्फ थोड़ा सा लिखवाया था। मेन कंटेंट्स आज हम लोगों को देखना है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के प्रोडक्शन को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, अभी 3:50 हुए हैं, 6:15 6:30 तक बैठेंगे तो सारा 100% आज निपट जाएगा प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ, ज्यादा परेशान आप लोगों को करूंगा नहीं। चल, तो हेडिंग दीजिएगा बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब तक हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, 1.5 घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, 2.5 घंटे में, जब तक हो आराम से पूरा प्रोडक्शन करके तब जाएंगे ताकि कल कॉस्ट खत्म हो जाए। देखो बेटा, तो अगर हम लोग यहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो हमें अगर उत्पादन करना है, अगर उत्पादन की बातें करते हैं तो बहुत सारी चीजों का होना जरूरी है। कल आपने देखा होगा कि 2 बजे ही क्लास छुट्टी हो गई थी लाइट के प्रॉब्लम के कारण, है कि नहीं? तुम लोगों को लगा होगा झूठ बोल रहे हैं कि लाइट नहीं जाएगी, गई, है कि नहीं? बच्चे मोबाइल का लाइट जला के भी पेपर दे रहे थे, डेडिकेशन। तो भाई प्रोडक्शन के लिए इन सब चीजों का भी होना जरूरी है ना। तो 4 ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन के लिए कंपलसरी है। 4 ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, उसके बिना प्रोडक्शन की कल्पनाएं नहीं की जा सकती। अब वो चीजें कौन कौन सी है, तो उसमें आती है बात बेटा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की। कौन कौन सी बात आएगी? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की। तो यही 4 हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको हमें इसके अंतर्गत देखने की जरूरत पड़ेगी। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर हम लोग यहां पर इन सभी चीजों की बात करते हैं तो कौन सा क्या मतलब है, तो इसमें 2 चीजों को तो ज्यादा देखने की आवश्यकता पड़ती है बेटा, लैंड और लेबर की। बाकी कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में इतनी चीजें हैं ही नहीं, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा यहां पर हम लोग देख लेंगे। तो अगर हम लोग लैंड की बात करते हैं तो बेटा लैंड हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। लैंड हमारा क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये तो प्रभु की देन है, प्रकृति की देन है। अगर कोई चीज प्रकृति की देन है तो ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भाई ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अदर फॉर्म में प्रोसेस्ड हो सकता है, लेकिन उसको ना तो बनाया जा सकता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है। तो लैंड हमारा क्या हो गया बेटा? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फिर उसके बाद कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना ही इसको बिगाड़ा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड के अंतर्गत सिर्फ सरफेस एरिया की बात नहीं होती। जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारा किसके अंतर्गत आएगा? लैंड के अंतर्गत। इसका मतलब बिलो द सरफेस एरिया एंड एबव द सरफेस एरिया, ये एयर वगैरह भी जो है ये भी कंपलसरी है, ये नहीं है? तो लिखिएगा लैंड इंक्लूड्स surface area as well as inside and above the surface area। कि अगर हम लोग लैंड की बात कर रहे हैं तो लैंड के अंतर्गत तो सरफेस एरिया है ही है, साथ ही साथ क्या होगा बेटा? इनसाइड और एबव सरफेस एरिया की भी बात करी जाएगी, उसको भी यहां पर देखा जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि लैंड हमारा इमोबाइल फैक्टर होता है। लैंड इज
इमोबाइल फैक्टर। इमोबाइल फैक्टर का मतलब होता है बेटा अचलयमान, एक जगह से दूसरे जगह तक इसका आसानी से स्थान परिवर्तन की बात हम लोग नहीं कर सकते। फिर कहते हैं बेटा सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। बेटा फिक्स्ड हमारा कोई भी इकोनॉमिक नाम नहीं होता। परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार, मतलब किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं, तो इसलिए तुम लोग उसको फिक्स्ड कहते हो। फिक्स्ड हमारा कोई नाम ऐसा होता नहीं। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि बताओ सप्लाई ऑफ लैंड क्या होगा, तो क्या बोलेंगे बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक, अर्थात इलास्टिसिटी विल बी 0। फिर उसके बाद लैंड की अगर बात करते हैं, अलग अलग उसका हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, अलग अलग उसका इस्तेमाल करते हैं, बट कभी भी उसकी वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं नहीं करते हैं। तो इसको कहते हैं बेटा लैंड इज ए पैसिव फैक्टर। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। तो यहां तक ध्यान रख लोगे किस तरीके, किसके अंतर्गत बेटा? लैंड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी? लैंड के अंतर्गत। अब उसी तरीके से अगर हम लेबर की बात करें, सबने यहां तक नोट कर लिया? अगर हम लोग लेबर की बात करें तो बेटा लेबर का रिलेशन जो है ना, ये ह्यूमन बीइंग से होगा। लेबर का जो रिलेशन है वो किससे होगा? तो लिखिएगा लेबर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। किसके साथ इसका रिलेशन है बेटा? सेकेंड चैप्टर का आज यूट्यूब पे लास्ट रिवीजन है। जिसने नहीं अभी तक किया, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? एक बार यहां हो रहा है, मैंने बोला था कि एज इट इज वहां चलेगा, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो पूछते रहना। तो मैं देख रहा हूं कि आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों को मतलब नहीं है देखने की। बाद में इतू सा भी उंगली हमारे ऊपर मत उठा देना कि सर आपने रिवीजन नहीं कराया, ठीक है? जो बच्चे नीचे पढ़ रहे थे उसको एक चैप्टर छोड़ के लगभग हो गया था वहां, यहां फिर से रिवीजन के लिए बैठे हैं, उस चैप्टर को भी कंप्लीट करने के लिए बैठे हैं। तो अब दोबारा ये मत बोलना कि मेरा ये टॉपिक रह गया या ये टॉपिक रह गया। इसलिए मैंने बोला था कि मैं डेली बेसिस पर, और उसमें आप देखो कि मेरा 9 बजे का मतलब 9 बजे डेली रात में स्टार्ट होता है। मैं पहले से इसलिए शेड्यूल करके रखता हूँ, वो डेली 9 बजे रात में रिवीजन हो रहा है। जो अब नहीं करोगे तो फिर अब दोबारा इंतजार भी मत करना कि मैं करवाऊंगा। क्या हुआ? आज भी होगा, डेली है, संडे हो या मंडे, डेली 9 बजे रात में स्टार्ट होगा एग्जैक्ट। आज डिमांड सप्लाई का लास्ट लेक्चर है, 7वां लेक्चर है, 6 लेक्चर हो चुके हैं। मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालता हूं, मैं डेली स्टेटस पे भी लगाता हूं, बट आप लोग चूंकि ज्यादा बिजी हैं वो अलग बात है, जिसके कारण टाइम नहीं मिल पाता। तो ये आपकी गलती, अब हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। मैंने आप लोगों को 13 अप्रैल तक का टारगेट दिया है कि मैं पूरा रिवीजन करवा जाऊंगा। 16 से आपका हमारा मॉक टेस्ट है। मैं अपने मॉक टेस्ट से पहले 100% कोर्स करवा चुका हूंगा, ताकि आप आराम से रिलैक्स मोड में जाकर के उसका एग्जाम दे सकें, ठीक है? तो इन चीजों को ध्यान में रख के अपना रिवीजन कर लेना। लेबर इस संडे को क्लास लूंगा मैं, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 8 मनी सप्लाई का इस संडे को क्लास है, मैं पहले बता दे रहा हूं। अब जिनको रखना होगा वो बाद में रखेंगे, मैं तो अपना 9 बजे से क्लास रखूंगा। हाँ, संडे हो या मंडे, 9-10 के चक्कर में ना मेरी क्लास नहीं हो पाती। 9 बजे का मतलब 9 बजे मैं अपने टाइम पे आ जाऊंगा। तो लेबर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, लेबर का रिलेशन किससे होगा? ह्यूमन बीइंग से रिलेशन होगा। चलिए जी, अगर ह्यूमन बीइंग से रिलेशन है तो बेटा अभी जैसे आपने देखा होगा 2-4 दिन से मैं स्वास्थ्य लाभ पे था, नीचे एकदम आराम से बैठ में कमर में पट्टा लगा के बैठा हुआ था, है कि नहीं? कमर दर्द से जूझ रहा था तो पट्टा लगा के आराम से स्वास्थ्य लाभ ले रहा था। अब जब स्वास्थ्य लाभ ले रहा था तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं आज यहां पर आया हूं ना तो एकदम सुपरमैन की तरह यू आखा चैप्टर खत्म, ऐसा नहीं होगा भाई। जो टाइमिंग है उतने देर के बाद हमारी भी एफिशिएंसी क्या होगी? बस आज रहने दो। या ऐसा नहीं कि आप लोग अगर 2-4 दिन से नहीं पढ़े हैं तो ऐसा नहीं कि सर आज तो बस निपटा ही दो पूरा माइक्रो, उसके बाद देखा जाएगा, नहीं हो सकता। लेबर हाईली पेरिसेबल होता है,
इसको स्टोर करके रखा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि अगर हमसे एग्जाम तक स्वास्थ्य लाभ लो और एग्जाम से एक दिन पहले एकदम कालिदास के बाप बन जाएंगे, धार 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 पूरा चैप्टर साफ है कि नहीं। 4 बार बुक का रिवीजन नहीं होता है कि कभी कभी ऐसे पूछ दे देता है कि गुरुजी पूछते बच्चे बताओ अगर 1000 पेज की बुक है तो तुम कितने दिन में पढ़ सकते हो। अरे सर दिन मत बोलो, एग्जाम कब है ये बोलो, अगर कल है तो आज बार में रिवीजन के साथ खत्म कर देंगे। टैलेंट ये होता है, आप स्टोर करके नहीं रख सकते भाई। जो आपकी इफिशियंसी है उतनी ही रहेगी ना। तो लेबर हमेशा क्या होगा, हाईली पेरिसेबल होगा, उसको स्टोर करके रखा नहीं जा सकता। आप कितनी भी मेहनत कर लो, रतिया में सोते हो और सुबह जब उठते हो तो वही तरोताजा होता, ये नहीं होता है कि नहीं। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो लिखिएगा लेबर इज हाईली पेरिसेबल। हाईली पेरिसेबल का मतलब होता है बेटा बहुत जल्द खराब हो जाना। दैट इज कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। तो किसके अंतर्गत, लेबर के अंतर्गत। फिर उसके बाद बात होती है बेटा कि हमने लैंड के साथ क्या बोला, इमोबाइल फैक्टर है, लेकिन लेबर का पगला चल उठ जा वो काम कर ले, अरे हुआ रे नहीं चल वो काम कर ले, दौड़ा के जान मार दो। हमारी भी स्थिति देख लो, सुबह किसी और बैच में, दोपहरिया में किसी और बैच में, शाम में किसी और बैच में, है कि नहीं। उठा के जहां मन हो वहां पर फेंक दो लेबर को, क्या दिक्कत है। तो मतलब हाईली मोबाइल फैक्टर होगा ये नहीं होगा, हाईली मोबाइल फैक्टर होगा ये नहीं होगा। तो लिखिएगा लेबर इज हाईली मोबाइल फैक्टर। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या है बेटा, चलयमान है, एक से दूसरा काम, दूसरा से तीसरा काम, तीसरा से चौथा काम, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वर्क लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, हाईली मोबाइल फैक्टर के अंतर्गत। फिर उसके बाद अगर हम लेबर की बात करते हैं, बेटा हमारी इनकम कितनी, 5000 रुपए पर महीना। अब इसमें अगर सर हमसे ये बोले कि चौधरी जी आप अपनी सैलरी ना 5000 कम कर लो, आए रे दादा, इतनी खुशी कभी हुई होगी भाई। हम ठहरे मजदूर, मिल रही है मजदूरी, अब उस मजदूरी में तो उसका अमाउंट ही कम है, तो काहे का बार्गेनिंग भाई। तो चूंकि वेज रेट क्या होता है लेबर का, बहुत ही कम होता है, वेज रेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है भाई। बाकी लोग तो स्किल्ड लेबर है, उनकी सैलरी ज्यादा है, हम ठहरे प्योर अनस्किल्ड लेबर, बंधुआ मजदूर। तो अगर हमारी अनस्किल्ड लेबर है और वेज रेट कम है तो बार्गेनिंग पावर हमारी होगी कुछ क्या, जो बोलेंगे जी हुकुम मेरे आका, है कि नहीं, जेब में मत डालना डाका। भाई पैसा मिल जाए थोड़ा सा काम चल जाएगा हमारा। तो यहां पर याद रखिएगा कि लेबर का वेज रेट लो होता है, जिसके कारण बार्गेनिंग पावर भी क्या होता है, कम होता है। तो लिख लीजिए लेस बार्गेनिंग पावर। तुम लेस लिख लो, पुअर लिख लो, फलाना ढिमका कुछ भी लिख लो, सब एक ही चीज है, ठीक है। पुअर का मतलब ऐसे तुम लोग नॉर्मल समझते हो गरीब, लेस का मतलब हुआ कम अर्थात गरीब। जी भी चलिए जी, तो लेबर का क्या होगा बेटा, लेस बार्गेनिंग पावर। फिर उसके बाद अगर लेबर के नजरिए से सोच के देखो तो हर लेबर के साथ कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है, बोलता है अब बस, इससे ज्यादा नहीं, अब कोई बोलेगा नहीं, अब सिर्फ हमारी सुनेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या भाई, तो देखो शुरुआती दौर जब होता है ना तो हर कोई गधे की तरह मजदूरी करता है,
कि भाई वर्किंग आवर को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ताकि किसी भी तरीके से क्या हो, वेज रेट बढ़ता रहे, कमाई बढ़ता रहे, इनकम बढ़ता रहे, क्योंकि मेन मोटिव तो वही है बेटा, अपना सपना मनी मनी, तो पैसा कमाना। लेकिन एक ना एक ऐसी बिंदु आती है, एक ना एक ऐसा जगह आता है, एक ना एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर आप अपने आप को अब क्या महसूस करोगे, सेटिस्फाइड। तो जहां पर सेटिस्फाइड महसूस करते हो उसके बाद लगता है देखो ऐसा है, जिंदगी में जितना मिलना था वो तो मिल लिया, अब तनिक आराम फरमा लिया जाए। अब क्या हो, आराम फरमा लिया जाए। तो अब अगर आराम फरमा लिया जाए तो फिर काम कैसे होगा भाई? तो उस केस में आपकी वेज रेट तो बढ़ती है ड्यू टू एक्सपीरियंस, लेकिन आपकी वर्किंग आवर क्या होगी, कम होगी। अब जैसे कल के दिन में मेरी क्लास की टाइमिंग एकदम जबरदस्त होती है, सुबह 9 से 11, फिर डायरेक्ट शाम में आपके साथ, बाकी दिन भर फुल्ली कंसंट्रेटेड ऑन भोजन। हाँ, पूरा दिन हमारा वही काम ही होता है, हर आधे घंटे 15 मिनट में कुछ ना कुछ मिलता रहे, बस दुनिया मस्त चलता रहे। और क्या लेना भाई, जिस दिन निकल जाएंगे उसके बाद कौन भोजन कर रहा है? जब तक सांसें चल रही तब तक भोजन है, तो निपटाते रहो, है कि नहीं? आज भी तुम लोगों का ब्रेक हुआ था तो उस टाइम में देखे थे ना, एकदम कचौरी एकदम मस्त चल रहा था, गणेश कचौरी का, स्वास्थ्य लाभ लो। तो सेचुरेशन पॉइंट पे आने के बाद कहीं ना कहीं लेबर क्या करेगा बेटा, अपनी वर्किंग आवर को कम करेगा, लेकिन एक्सपीरियंस के कारण उसका वेज रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए याद रखना कि जो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर होता है ना, वो बैकवर्ड बेंडेड होता है। सप्लाई कर्व ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड बेंडेड। तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ बैकवर्ड बेंडेड क्यों होगा, तो ड्यू टू वर्क लेजर रेशियो, कि शुरू में तुम काम को प्रीफर करोगे और बाद में आराम को प्रीफर करोगे। शुरू में क्या करते हैं हम लोग, काम को प्रीफर करते हैं, और बाद में किन चीजों को प्रीफर करते हैं बेटा, आराम को प्रीफर करते हैं। तो लिखिएगा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर is backward bended due to work leisure रेशियो। और एक छोटू सा ग्राफ बना देना इसके बदले, ये हो गया बेटा वर्किंग आवर, ये हो गया वेज रेट। देख रहे हो शुरू में वर्किंग आवर को प्रीफर किया गया या नहीं किया गया, वर्किंग आवर को हमने बढ़ाया, वेज रेट भी हमारा क्या चला हो गया, बढ़ता चला गया। इस पॉइंट पर आने के बाद, या इसको कहेंगे हम लोग सेचुरेशन पॉइंट, इसके बाद देख रहे हो वर्किंग आवर को फिर से कम करने लग गए या नहीं लग गए, लेकिन वेज रेट लगातार फिर भी क्या होता रहा, तो लेजर। तो देख रहे ना, शुरू में वर्क बाद में लेजर, तो यही वर्क और लेजर के कारण जो हमारा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड बेंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा हमारा, बैकवर्ड बेंडेड। तो अगर कोई भी आपसे ये पूछेगा कि बताओ सप्लाई कर्व ऑफ लेबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, बैकवर्ड बेंडेड। किसके कारण होगा, वर्क लेजर रेशियो के कारण। किसके कारण होगा वो, वर्क लेजर रेशियो के कारण हमारा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर क्या होगा, बैकवर्ड बेंडेड होगा। तो ये बात ध्यान में रख लेंगे। अब तीसरा आता है बेटा पूंजी, कैपिटल। बेटा बिन माल हो ही कमाल ना भाई, प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल चाहिए, और भी फैक्ट्री वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेबर को वेजेज देंगे तो उसके लिए भी माल चाहिए। तो बिना कैपिटल के उत्पादन की कल्पना करना ही मुश्किल है। लेकिन कैपिटल को वेल्थ बोला जा सकता है क्या, नहीं। कैपिटल हमारा कभी भी वेल्थ नहीं होता,
बल्कि वेल्थ का एक छोटा सा पार्ट होता है। भाई कोई भी प्रोड्यूसर है, उसकी कुछ ना कुछ संपत्ति होगी। क्या उसने अपनी 100% संपत्ति बिजनेस में लगा दिया? नहीं, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही लगाया जाएगा, ही नहीं लगाया जाएगा। तो लिख लीजिएगा, कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ, नॉट वेल्थ। कैपिटल हमारा क्या होगा बेटा? पार्ट ऑफ वेल्थ होगा, ना कि हमारा क्या हो जाएगा? वेल्थ होगा। क्योंकि अगर वेल्थ होगा तो इसका मतलब पूरा का पूरा पोर्शन। भाई आपकी इतनी संपत्ति है, अब इस संपत्ति में से ये हिस्सा आपने प्रोडक्शन में लगा दिया, तो सिर्फ यही हिस्सा ना आपका कैपिटल हुआ, वेल्थ में तो ये पूरा का पूरा आएगा। तो इसलिए हमने बोला कि कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ, नॉट वेल्थ। ओके, कैपिटल इज द पार्ट ऑफ वेल्थ, नॉट वेल्थ। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए जी। अब अगर हम कैपिटल की बात कर लें तो पैसा हम लगाएं क्यों? भाई दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान हम ही है कि पैसा लगाएं। कहते ना ना, होशियार हैं आप। काहेला? क्यों? तो बेटा पैसवा लगाते ही हैं पैसवा बढ़ाने के लिए। तो ये जो कैपिटल लगाया जाता है ना, ये कैपिटल लगाया जाता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए लगाया जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। मतलब पूंजी लगाओ ताकि पूंजी को अर्जित किया जा सके, बढ़ाया जा सके। भाई कोई भी प्रोड्यूसर अगर मान लो 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो वो भगवान से क्या दुआ करेगा? हे भगवान हमारा बिजनेस कब डूबेगा? नहीं ना, हे भगवान हमने जो 1 करोड़ रुपए लगाए हैं ये कितनी जल्दी हम निकाल ले ताकि आराम से हमारा चलता रहे बाकी चीजें। तो मोटिव क्या हो गया? कैपिटल से कैपिटल को जनरेट करना, कैपिटल से वेल्थ को जनरेट करना। कैपिटल से क्या करना? वेल्थ को जनरेट करना। तो इसलिए इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम दे देंगे इसको? कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन को देख रहे हैं, तो इसके लिए 3 अलग अलग स्टेज की बात करेंगे हम लोग। कैपिटल फॉर्मेशन के कितने स्टेजेज? कितने? 3 स्टेजेज। अब ये 3 स्टेजेज कौन सा? तो सबसे पहला है बेटा बचत, सेविंग। दूसरा है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। और तीसरा है बेटा इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट। कि पहले बचत करो, बचत को चलायमान करो और बाद में विनियोग करो। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो बेटा देखो, ये जो सेविंग है ना, इस सेविंग के लिए एक छोटी सी बातें ध्यान में रखिएगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सभी को पता है। और सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। घर वाले ने 100 रुपए दिया था फूकने के लिए, गलत चीज नहीं, मतलब खर्च करने के लिए। फूकने का मतलब समझ जाओ कुछ और। तो 100 रुपए दिए थे खर्च करने के लिए। तुमने सोचा कि ऐसा करते कि 70 रुपए में ही निपटा लेते हैं, 30 रुपए क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं। खर्चा करने के लिए तो 100 मिला था ना, उसमें तुमने 30 रुपए बचाए, अर्थात 30 रुपए को सेक्रीफाइस कर दिया कि ना ना इसको खर्च नहीं करना। तो वही हमने लिखा है सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन, कि जो वर्तमान में खर्च किया जाने वाला था, जो किया जा सकता था, तुमने बोला ना ये हम नहीं करेंगे, तो वो भी हमारा एक तरीके का सेविंग है। या
ऐसा इनकम जो खर्च ही नहीं हुआ, अनस्पेंट इनकम। ये सब बेटा इसी प्यार के नाम हैं, सेविंग के। भाई इनकम हुआ 10,000, तुमने 8,000 खर्च कर दिए, 2,000 नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा तो बच गया या नहीं बच गया। तो जो खर्चा नहीं हुआ, ऐसा इनकम जो खर्च नहीं हुआ, वो भी एक तरीके का क्या हो गया हमारा बेटा, सेविंग हो गया या नहीं हो गया। तो कभी कभी ना क्वेश्चन आपको इसमें माइक्रो में नहीं पूछेगा, मैक्रो के टर्म्स में ये पूछ देगा कि सेविंग का मतलब क्या होता है। तो ये याद रखेंगे तब ना। तो सेविंग का मतलब एक तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो ना हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं ना हमको इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना है। दूसरा, सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन, की जो वर्तमान में कंजम्पशन किया जा सकता था उसमें से क्या हमने सेक्रीफाइस करा है, या ऐसा इनकम जो हमारा खर्च नहीं हुआ है, वो किसके अंतर्गत, सेविंग। तो बचत अगर हो गया तो ऑटोमेटिक हमारे पास पहले से पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन भैया जेबवा में माल रखने से तो कुछ होगा नहीं, क्या जेब में पैसा रख देने से बढ़ जाएगा, और कम ही होगा, और वो धीरे धीरे कम ही होता चला जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्या देखना पड़ेगा उसके लिए, कहते सिंपल सी बात है, आप चाहते हो कि पैसा बढ़े, लेकिन हो डरपोक कि क्या पता अगर किसी को दे और नुकसान हो गया, नहीं लौटाया। तो कहता है भैया इसका एक साधन है, तुम बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ उसको डिपॉजिट कर दो, जहां पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे, जैसे फिक्स डिपॉजिट, सेविंग करना, स्वैपिंग, ये सब क्या होता है बेटा हमारा, बैंकों में जमा करना। भाई आपने बैंक में जमा कर दिया तो एक तो हो सकता है आपने लॉन्ग टर्म के लिए एफडी करा दिया कि 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल जो भी करवा दे, या एक आपने बोला कि ना भैया रखो और निकाल करके फिर यूज कर लें। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे बैंकों में आपने पैसे रखा, अब है मान लो अभी जरूरत नहीं है, तो आपने बैंकों में एक एप्लीकेशन दे दिया कि भैया इसको स्वैप मोड में रखो, जब तक आपके पास अकाउंट में है तब तक वो क्या करेगा, उसको एफडी कर देगा, जिस दिन आप तुरवाना चाहे तुरवा लो, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता, उस पर सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, खतरों से दूर है या नहीं है, खतरा तो नहीं है ना कि हमारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन वैल्यू पहले से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उसको कहते हैं बेटा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। लेकिन कुछ होते हैं बेटा खतरों के खिलाड़ी, कुछ होते हैं हमारे खतरों के खिलाड़ी। अब ये जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, ये कहते देखो भैया हम तो रिस्क कवर करेंगे, हमको रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो फिर शेयर मार्केट है ना, किसी को उधार देने के लिए है ना, है कि नहीं, और खास करके अपने दोस्तों को दो, क्योंकि वो दोस्त ही क्या जो पैसे वापस कर दे, वो दोस्त ही क्या जो पैसे वापस कर दे, हमने भी बहुत भुगता है भाई। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी को पैसे दो, वहां से अपना पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज कर लो या कुछ भी कर लो, बाद में लौटाने के लिए कोई है ही नहीं, फिर भुक्तभोगी की तरह झेलते रहो, हाय रे दादा मेरे पैसा गया। तो इन्वेस्टमेंट में, विनियोग में रिस्क ज्यादा होता ये नहीं होता, लेकिन रिटर्न भी तो ज्यादा होता है ना भाई, रिटर्न भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक है रिस्क भी क्या होगा, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है भाई। अगर रिस्क खेलेंगे तभी तो रिटर्न मिलेगा, और जब रिस्क ही नहीं खेलेंगे, अब सामने वाली को देख के मुस्कुरा रहे हो खाली, अरे प्रपोज करो या तो चप्पल मिलेगा या हाँ मिलेगा, तो भाई रिटर्न तभी मिलेगा ना जब रिस्क होगा, अगर रिस्क ही नहीं तो रिटर्न काहे का, फिर तो तुम देखते रहो एक दूसरे के, फिर बाद में बोलोगे तुम्हारी शादी में हम आएंगे जरूर, जरूरी थोड़े ना मामा, हो सकता है कि टेंट हाउस का ठेका तुम्हें ही मिला हो। काम वाले भैया इधर आओ, कुर्सी उठा के वहां रखो।
भाई दोनों चीजें हो सकती है। अब हम लोगों की तो शकल अच्छी है नहीं कि कोई मिले, तेरी कौन सी अच्छी है? सही बात है कर रहा है। तो भाई इन्वेस्टमेंट में सीधा फंडा है, हाई रिस्क हाई गेन, हाई रिस्क हाई गेन। भाई जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो डूबने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसको कहते हैं इन्वेस्ट। और बेटा इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा ही मैक्सिमम केस में एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया जाता है। चैप्टर नंबर 1 जब आपने पढ़ा होगा तो चैप्टर नंबर 1 में व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ हमने पढ़ाया था, और व्हाट प्रोविजन के अंतर्गत हमने ये लिखवाया था कि सेविंग मेड बाय कंज्यूमर और इंडिविजुअल बट इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेसमैन, लिखा था ना। तो वो इसी कारण से लिखवाया था, क्योंकि ये काम एंटरप्रेन्योर का है। इन्वेस्टमेंट तो वही करेगा ना भाई, अपनी बिजनेस को बढ़ाना, तभी तो इन्वेस्टमेंट। हम काहे का इन्वेस्टमेंट, 2-4-10,000 रुपए जमा कर दो तो क्या इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लार्ज पोर्शन ऑफ अमाउंट और वेल्थ। तो ये होता है कहानी हमारा किसके अंतर्गत, वेल्थ को बढ़ाने के लिए या कैपिटल का फॉर्मेशन करने के लिए। तो कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करते हैं बस एक ही शब्द के लिए कि इससे हम लोग कैसे फॉर्मेशन की बात करें, इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ाएं, इसको कैसे ज्यादा हम लोग इंप्रूव करें, उसके लिए क्या लगाया जाता है बेटा, कैपिटल लगाया जाता है। ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ कैपिटल फॉर्मेशन के कितने स्टेज, 3, कौन कौन से, सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग का मतलब अनस्पेंट इनकम, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग डिपॉजिटेड विथ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इन्वेस्टमेंट तो आप सभी जानते हैं हाई रिस्क हाई गेन। ओके, तो ये हो गया हमारा केस के बाद। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी शख्स है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा खतरों के खिलाड़ी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, खतरों के खिलाड़ी, अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब हो गया बेटा रिस्क बियरर, रिस्क बियरर। भाई सारा खतरा कौन झेलता है, एंटरप्रेन्योर ना। सारा रिस्क कौन झेलेगा, एंटरप्रेन्योर। कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस की, तो भैया ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो रिस्क टेक किया ये नहीं किया, रिस्क टेकर हुआ ये नहीं हुआ। तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कौन होता है बेटा, रिस्क बियरर। अब ये जो रिस्क बियर करता है तो इसमें अलग अलग बातें हो सकती है। इनोवेशंस के लिए सोचेगा ये नहीं सोचेगा। खाली रिस्क बियर ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना कि बिजनेस करे नहीं भाई, उसके लिए क्या करना होगा, नई नई आइडियाज, नई नई सोच, नई नई टेक्निक, ये सारा देखना होगा ना। और ये जो रिस्क बियर करता है इसके बिहाफ में इसको मिलता है रिवार्ड, इसके बिहाफ में इसको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। अब ये रिवार्ड का मतलब क्या होता है, तो बेटा प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है, क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये जो प्रॉफिट है यही इसका क्या है, रिवार्ड है। बेटा एक चीज याद रखिएगा कि रिवार्ड में और अवार्ड में थोड़ा सा अंतर है। रिवार्ड वो होता है जो हमारी मेहनत के कारण हम अर्जित करते हैं। आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो और आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा है, ये आपका रिवार्ड है। टॉपर्स की तरफ से एक ट्रॉफी दी जाती है, ये आपके लिए क्या होता है। तो आउटसाइडर के द्वारा जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, अवार्ड। और सेल्फ जनरेटेड अगर कुछ हमें मिल रहा है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो एंटरप्रेन्योर को रिवार्ड के रूप में क्या मिलेगा, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा ना। तो प्रॉफिट और लॉस हमारे लिए क्या है बेटा, रिवार्ड है या नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। और बाहर से कुछ भी अगर मिल रहा है तो वो हमारे लिए क्या होता है, अवार्ड मिलता है। तो ये बात आपको बेसिकली रखना है बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। किससे नाम रखना है ये हमारा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। तो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कितने तरीके का फैक्टर, कौन कौन सा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हो गया,
है कि नहीं। लेबर हमारा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो गया, जिस कारण से ये हाईली पेरिसेबल की बात भी हम लोग कर रहे हैं, लेस बार्गेन वेज रेट की बात कर रहे हैं, लेस बार्गेनिंग पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, हाईली मोबाइल फैक्टर की बात कर रहे हैं। फिर उसी तरीके से कैपिटल आ गया, कैपिटल इसलिए लगाया जाता है ताकि कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सके, और बाद में इन सबको मैनेज करने के लिए कौन आता है बेटा, एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हर किसी को देखने के लिए किसी न किसी का होना जरूरी है या नहीं है, तो उसके लिए कौन आता है बेटा, एंटरप्रेन्योर। इसलिए उसको क्या बोला जाता है बेटा, रिस्क बियरर, क्योंकि सारी खतरों से खेलने का शौक किनके पास, एंटरप्रेन्योर के पास होता है, इसलिए उसकी बातें हम लोग करते हैं। ओके, तो क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया, पक्की वाली बात। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आवेगा, पर मजा फिर भी नहीं। चलिए जरा अब हम लोग देखते हैं उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात भेज रहे हैं, अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को देख रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, तो अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके की बातें हमें करने की जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अगर हम कहीं पर भी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर ले बेटा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। उस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को पढ़ना जरूरी है, जैसे हमें प्रोडक्ट के बारे में यहां पर पढ़ना पड़ेगा। पहले प्रोडक्ट के बारे में देख ले, उसके रिलेशन को देख ले, और फिर आराम से हम लोग क्या करें बेटा, इसका काम करते रहे। ठीक है, तो लिखिएगा सबसे पहले बेटा प्रोडक्ट, देखिए हेडिंग दीजिए प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट होता क्या है बेटा, प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स। अब ये जो फिनिश गुड्स है तो इसका मतलब क्या, भाई हम जब भी सामान बनाते होंगे कुछ ना कुछ तो तैयार होता होगा। भाई हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स करते या नहीं करते, कुछ ना कुछ हमारा फाइनल गुड्स होता या नहीं होता। तो ये जो हमारे पास फाइनल गुड्स होता है उसी को क्या नाम देते हैं बेटा, प्रोडक्ट। भाई हमने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, हमने रॉ मटेरियल से क्या करा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। तो जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास गुड्स मिलेगा। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसी को क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास तीन तरीके का होगा, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या क्या होगा बेटा हमारे पास, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। तो लिखिएगा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। पहला टोटल प्रोडक्ट, दूसरा एवरेज प्रोडक्ट, तीसरा
मार्जिनल प्रोडक्ट। कितने तरीके की बात हो गई बेटा? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इन तीनों की बातें कर ले कि क्या क्या होता है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। खाली लिख लेते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ाएंगे तो वहां पर बढ़िया से इसका रिलेशन भी हम लोग करके देखेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हेडिंग दीजिए बेटा, टोटल प्रोडक्ट। कहता है टीपी इज द, टीपी लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? टीपी इज द टोटल आउटपुट resulting from the efforts of all the factors of production combined together at any time। भाई किसी भी स्पेसिफिक पीरियड पर जो भी उस समय तक पूरा आउटपुट तैयार हुआ है, जितना भी आउटपुट हमारा बना है, वही हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? टोटल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा बेटा? वो हमारा टोटल प्रोडक्ट के नाम से। दूसरा क्या आता है बेटा हमारे पास? एवरेज प्रोडक्ट। तो लिखिएगा एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट may be defined as total product per unit employment of the variable input। अर्थात एपी बराबर टीपी बाई क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब यहां पर इनपुट जो हमारा लेबर लगा है, फलाना डेंगू कुछ भी लगा है, उसके कारण क्या हो रहा है, तो औसत हमारा इसी तरीके से निकल सकता है बेटा। ठीक है, और तीसरा आता है बेटा हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट। बेटा मार्जिनल यूटिलिटी याद है? एडिशनल यूनिट से सेटिस्फेक्शन, तो इसमें एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन, इतना ही तो अंतर होगा। तो लिखिएगा प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। क्या यूटिलिटी में एज इट इज यही लिखा था फॉर्मूला, बस पी के जगह पे यू आ गया था? याद आया कुछ? या मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी, वैसा ही फॉर्मूला है या नहीं है? यहां पर भी सिर्फ यूटिलिटी की जगह पे क्या हो गया बेटा हमारे पास? प्रोडक्ट हो गया। यूटिलिटी की जगह पे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कर लेंगे ऐसा काम।
अब आ जाते हैं हम लोग अपने काम पे, जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात है उसकी बातें यहां पर कर लेते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है क्या हमारे पास। तो बेटा एक वो बताओ, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास? 4। अगर उन 4 में से कुछ हमारे फैक्टर फिक्स्ड हो और कुछ हमारे वेरिएबल हो, तो उसको कहेंगे हम लोग शॉर्ट रन। तो लिखिएगा, वेयर सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड and some are variable, normally labor will be variable is known as short run प्रोडक्शन फंक्शन। कि जहां पर हमारे पास कुछ फैक्टर क्या हो, फिक्स्ड हो, और कुछ फैक्टर हमारे पास क्या हो, वेरिएबल हो। कि जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, तो कुछ फैक्टर्स क्या हो जाए हमारे पास, फिक्स्ड हो, और कुछ फैक्टर्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो वो हमारा किसके नाम से जाना जाएगा बेटा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा बेटा, वो हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जाना जाएगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो लिखिएगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन is also known as law of returns to factor, law of return to factor। कुछ नहीं करेगा बेटा, वो तो ऐसे ही तुम लोगों से डर रहा होगा। लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या लिखेंगे बेटा, कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब अगर ये हम लोग देखें, तो इसमें दो अलग अलग बातें करेंगे हम लोग, दो अलग अलग तरीके से सोच करके देखेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा था कि इस तरीके का कोई भी बुक में कंसेप्ट नहीं है, बट मेरा तरीका अपना समझाने का है, इसलिए मैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो अलग अलग तरीका का नाम लिखता हूं। ठीक है, बुक में ऐसी कोई भी बातें नहीं है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, दो भागों में बांट दिया। एक हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक हमारा क्या हो गया बेटा, मॉडर्न अप्रोच। एक हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक हमारा क्या हो जाएगा, मॉडर्न अप्रोच। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो यहां पर 3 तरीके की बातें आएंगी, LIRF, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरा LCRF,
लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर। तीसरा LDRF, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो कितनी तरीके की बातें हो गई बेटा? 3 तरीके की। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। लेकिन अगर यही मॉडर्न के अनुसार बात करें तो मॉडर्न में भी 3 ही बातें होंगी, लेकिन इसको हम लोग कह देते बेटा फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज को नाम देते बेटा स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दूसरा है बेटा हमारा सेकेंड स्टेज, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और एक होता है हमारा बेटा थर्ड स्टेज, इसको क्या नाम देंगे? स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। 3 तरीके की बातें यहां पर हमारे हो जाएंगी। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और तीसरा क्या होगा बेटा हमारे पास? स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये 3 तरीके की बातें हमारी यहां पर बनती है, 3 तरीके की बातें हम लोग यहां पर करते हैं। लेकिन बेटा बतवा तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये सब तो हमारी मोह माया वाली बात है, इससे क्या हमारा काम चल जाएगा? तो कहता है बेटवा हम पहले ये ट्रेडिशनल वाला तो लिख देते हैं, मॉडर्न के लिए ना एक प्रॉपर टेबल बना लेते हैं ताकि साथ साथ इसका रिलेशन भी खत्म ही हो जाए, काहे ले माथा पच्ची करना। ओके यो चलिए, अगर हम लोग LIRF, LCRF या LDRF की बात करते हैं, खाली लिख देंगे तो काम चल जाएगा ना। LIRF, LCRF, LDRF। और किसी भी रिलेशन को देखने के लिए उसका सबसे अच्छा काम होता है ग्राफ का बना देना। होता है या नहीं होता? जहां पर AP और MP दोनों बढ़ रहा हो तो उस केस में MP ज्यादा होगा और AP क्या होगा? कम होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा LIRF, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। कि जहां कहीं भी AP और MP दोनों बढ़ रहा हो उसको क्या नाम देंगे? LIRF। और जहां पर AP और MP दोनों बराबर हो जाए तो उसको क्या नाम दे देंगे बेटा हम लोग? LCRF। लेकिन अगर जहां पर AP और MP दोनों गिर रहा हो और AP ज्यादा हो और MP क्या हो? कम हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं बेटा डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा बस ये बातें कि बोथ आर इंक्रीजिंग मोड, बोथ आर इन इंक्रीजिंग मोड, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अगर दोनों कांस्टेंट है, बराबर है, तो कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। और अगर दोनों क्या कर रहा है? गिर रहा है, तो क्या कहलाएगा बेटा? डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर के नाम से जाना जाएगा। इतना ही याद इसमें रखने की जरूरत है, बाकी इसमें कुछ जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच को समझने की कोशिश करें तो उसके लिए पहले पूरा एकदम अपना टेबल तैयार कर लिया जाए, ताकि उनको यहां पर समझा दें और फिर नीचे ग्राफ बना दें हम लोग। यहां तक सबने टेप लिया? लिखिएगा मॉडर्न अप्रोच। अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो एक तरफ लिखिएगा बेटा लेबर। भाई एक लेबर आवर लगा रहे हैं, 2 लेबर आवर लगा रहे हैं, 3 4 5, कुछ ना कुछ तो लेबर आवर लगाएंगे, तो लेबर। दूसरे तरफ लिख लीजिएगा बेटा टोटल प्रोडक्ट। फिर एक तरफ क्या आ जाएगा बेटा एवरेज, और तीसरा क्या हो जाएगा मार्जिनल। और इसके बेसिस पर हम लोग कुछ ना कुछ एनालिसिस करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब हमने यहां पर बात करी, अब देखिए बेटा हमने यहां पर लगाया 1 लेबर आवर। कितना लगाया? 1 लेबर आवर। हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्ट है, वो है 2 यूनिट। ठीक है, तो मैं सिर्फ लेबर और टीपी निकालते हैं, बाकी एपी और एमपी हम लोग कंसीडर करेंगे खुद से, और फिर उसके बेसिस पर एनालिसिस करेंगे, तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हर चीज हम ही लिख देंगे तो फिर मजा का आएगा। फिर हमने जब दूसरा लेबर आवर लगाया तो हमारा टीपी बढ़ करके हो गया 5 यूनिट। हमने जब तीसरा लेबर आवर लगाया तो हमारा टीपी हो गया 9 यूनिट। जब हमने चौथा लेबर आवर लगाया हमारा टीपी बढ़ के हो गया 12 यूनिट। जब हमने पांचवा लेबर आवर लगाया तो हमारा टीपी हो गया बेटा 14 यूनिट्स। जब हमने छठा लेबर आवर लगाया तो हमारा टीपी हो गया 15 यूनिट्स। जब हमने सातवां लेबर आवर लगाया हमारा रह गया कांस्टेंट, 15 पहले भी 15 अभी भी। जब हमने आठवां लेबर आवर लगाया तो टीपी हो गया 14, और जब हमने 9वां लेबर आवर लगाया हमारा घट के हो गया 12। अब इस तरीके का तो काम हो सकता है बेटवा। तो ये हमने जो अभी निकाला यहां पर, ये किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? लेबर और प्रोडक्शन का रिलेशन। चलिए, क्या टेबल को फिल कर सकते हो? भाई 1 यूनिट पे 2 डिवाइड में 1, एमपीवी कितना 2, 2 से 5 हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट देखो 5 डिवाइड में 2, तो एवरेज कितना हो गया 9 डिवाइड में 3, क्योंकि एपी बराबर पता है ना टीपी बाय क्वांटिटी या लेबर आवर्स जो भी आपके पास दे रखा है। 12 बाय 4, 14 बाय 5, 15 बाय 6, 15 बाय 7, 14, 14 बाय 8, 12 बाय 9, कितना 1.33। ये हमारा क्या आ गया बेटा एवरेज प्रोडक्ट। अगर मार्जिनल की बात करें तो देखो 2 से 5 कितने का गैप, 5 से 9 कितने का गैप, 9 से 12 कितने का गैप, 12 से 14 कितने का गैप, 14 से 15, 15 से 15, 15 से 14, 14 से 12। अब प्रॉपर टेबल बन गया ना बेटा।
अब हम लोग यहां पर देख रहे थे कि एपी और एमपी के रिलेशन के माध्यम से अभी हम लोगों ने लिखा था कि इंक्रीजिंग रिटर्न या कांस्टेंट रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न लिखा था या नहीं लिखा था ऊपर वाले में। तो अब भी यहां भी हम लोग कंपेयर किससे करेंगे? एपी और एमपी से। अब कोई लिखना मत, पहले समझ लो फिर कंक्लूजन लिखना। एपी 2 से कितना गया बेटा? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? 3 से पहुंच गया 4 पर, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? तो 2 से 3, 3 से 4, यहां तक कंडीशन हम ये देख रहे हैं कि यहां पर तो इंक्रीज हुआ है। ओके, अब 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, घटता गया या नहीं घटता गया? लेकिन है तो पॉजिटिव ना फिर भी, तो पॉजिटिव वाले को एक हिस्सा हमने मान लिया यहां पर, और ये दोनों का हो गया बेटा ऋणात्मक। तो हमने जो ऊपर में वैल्यू लिखा है उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया या नहीं बांट दिया? कितने टुकड़ों में बांट दिया? अब देखो, जब तक एमपी बढ़ा है एपी भी क्या होता जा रहा है, लेकिन एमपी की वैल्यू ज्यादा है और एपी की वैल्यू कम है। तो यहां लिख सकता हूं कि व्हेन एमपी इंक्रीजेज एपी also increases, but MP increases faster than AP। हाँ या ना? बोलो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं कि MP भी बढ़ेगा AP भी बढ़ेगा, लेकिन MP ज्यादा बढ़ेगा और AP? LIRF में यही कंडीशन हुआ था क्या? ओके, चलिए सेकेंड सिचुएशन में आते हैं। एमपी अब घट के 2 से 3 से क्या हो गया, मतलब 4 से घट के 3 पे आया, 3 से घट के 2 से घट के 0 और 1 से घट के, अब जरा यहां पर भी देखिए, 3 से घटकर 2.8 से घटकर और 2.5 से घटकर, तो यहां पर when AP is maximum, when AP is maximum, MP इक्वल टू AP। दोनों की वैल्यू कितनी है देख लो यहां पर जरा, 3 3 है या नहीं है? दोनों की वैल्यू क्या है? 3 3 है। When MP decreases, AP also decreases, but MP decreases faster than AP। देख रहे हो, यहां 3 से 2 हो गया, यहां 3 से घट के 2.8 ही हुआ ना, 2 से घट के 1 हो गया, लेकिन 2.8 से घट के कितना हुआ? 2.5 हुआ। तो एमपी तेजी से गिर रहा है, एपी धीरे धीरे गिरत है कि ना है? बोलो। एमपी बेटा 3 था, 3 से घट के 2 आया, 2 से घट के 1 आया, लेकिन एपी देखो 3 से घट के कहां पहुंचा? 2.8। 2.8 से घट के कहां पहुंचा? तो एमपी तेजी से न गिर रहा है और एपी क्या हो रहा है? धीरे धीरे गिर रहा है या नहीं गिर रहा है? तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा? एपी ग्रेटर देन एमपी होगा या नहीं होगा? पहले वाले में केस में क्या था? एमपी ग्रेटर देन, और इस केस में क्या हो गया? एपी ग्रेटर देन। सेकेंड वाला जो ये केस था इसमें क्या हो गया था? एमपी बराबर एपी। और सबसे लास्ट वाला जो केस देख रहे हैं ये तो जिंदगी के लिए ही दूभर है।
MP will be negative AP decreases but positive and TP falls down. होगा ही नहीं होगा बेटा? इस वाले में एक लाइन और याद रख लीजिएगा, TP will be maximum when MP is equal to 0. जहां 0 हो रहा है वहां पर मैक्सिमम है या नहीं है, तो उसको भी क्यों छोड़ना, वो भी लिख लें. तो टेबल हमारा अब फिल हो गया, ये नहीं आ गया क्या? ये टेबल अब समझ में आ गया. अब इस बेसिस पर ग्राफ बना के अगर रिप्रेजेंट कर दे तो समझ में आ जाएगा. बोलो बाबा. हैं? अच्छा, टीपी नेगेटिव होगा तो एपी कैसे? फिर में एवरेज तो टोटल से ही निकलेगा. ओके, एमपी पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा और नेगेटिव. एपी और टीपी कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं. ओके, अब ये मत बोलना कि सर टीपी जीरो तो हो सकता है, प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे. अब जब जीरो प्रोडक्शन है तो जीरो ही ना होगा. अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टीपी कभी भी जीरो. एक लेबर आवर लगाए हैं तो टीपी 2 लिखा है या नहीं लिखा है हमने? जीरो तो नहीं लिखा ना भाई, नहीं हो सकता. ओके, समझ में आ रहा है? पक्की वाली बात. लॉक कर दिया जाए. मजा यहां भी नहीं आएगा. एक कदम सफलता की ओर. नहीं, अभी नहीं जाएंगे बेटा, अभी पर आएंगे. ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ भी रहा है? बहुत सारे बच्चे तो मन ही मन गाली देते होंगे, कितना अच्छा सुबेरे पढ़ा रहे थे, शाम में करवा लिए अपना. जरा एक बार अपने बैच में जाके ना इकोनॉमिक्स रिवीजन वीडियो लगाए, क्लिक करके देख लेना. मैं अपने से ना मतलब रखूंगा भाई, मैं अपना खुद अपलोड करता हूं तो मुझे पता है. जरूर जरूर. हो गया बच्चों? क्या हुआ सफल भाई, सबसे पीछे बैठा हुआ है? राय साहब, क्या हुआ? सब ठीक ना? नहीं, अगर मारवाड़ के भागने का प्रोग्राम है तो पहले ही बता देना भाई. नहीं, हो सकता है, आजकल थोड़ी ना देखा जाता है कौन किसको मार सकता है. हाँ, बस वो है कि पीठ पीछे मार के भागना, फ्रंट से नहीं. चलो, हो गया बेटा? अरे बोलो. ओम. चलिए, अब ज्यादा नहीं, एक छोटू सा ग्राफ बना लेते हैं. हम आपको ज्यादा परेशान करना चाहते ही नहीं. छोटू ही तो है.
बस ये एक छोटा सा जो है बना लीजिए आप लोग। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। क्या? जब तक प्रोडक्शन नहीं खत्म होगा छुट्टी नहीं होगा। क्या बेटा? ये MP इज इक्वल टू मैक्स MAX, वहां जगह नहीं मिला था ना तो माँ एक्स लिख दिया नीचे। ये मैक्सिमम लिखा है रे MAX, यहाँ TP मैक्स लिखा है ना तो यही X यहाँ भी लिखा हुआ है। यहाँ स्पेस था बढ़िया तो क्लियर लिख दिया। अब ठीक है मालिक? FF डैश पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखिए बेटा, अब ऊपर देखो जो रिलेशन हमने बताया था, MP ज्यादा होगा और AP कम होगा तो फर्स्ट स्टेज था ना बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स था ना। क्या वही यहां पर देखो ये जो ब्लू वाली लाइन है इससे पहले फर्स्ट स्टेज लिखा हुआ है या नहीं है? अब देखो कोई भी काम अगर करते हैं तो शुरुआती अवस्था होता है, प्राइमरी स्टेज होता है। तो प्राइमरी स्टेज में आप किसी भी चीज का 100% यूटिलाइजेशन तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में यही होता है। सेकेंड स्टेज में देखिए AP और MP दोनों क्या हो गया, मैक्सिमम के बाद AP ज्यादा और MP कम, लेकिन MP क्या हो रहा है अभी भी पॉजिटिव है या नहीं है? भाई अगर MP पॉजिटिव है तो TP तो हमारा बढ़ ही रहा है ना, हमारे लिए तो फायदा है ना, कि मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज उसका 100% इस्तेमाल कर रहे हैं की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो MP भी जो है हमारा अभी तक पॉजिटिव है। इसीलिए क्या होगा बेटा, कभी छोटा वाला गैस फिल करवाया है, गैस सिलेंडर जब पहली बार उसको भरने के लिए लगाते ना तो आवाज आएगा और धीरे धीरे एकदम कम होता चला जाता ही नहीं पूर्वक। तो जब हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, सुन लो, जब हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआत में तेजी से उसको खपत करेंगे, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद धीरे 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 धीरे, जब देखो ना प्यास लगे ना तो पहली गिलास कैसे तो जल्दी से गटक जाते हो पानी की, लेकिन दूसरे में इफिशियंसी कम, तीसरे में कम, लेकिन कंजम्पशन अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आप रिसोर्सेज का शुरुआत में तो तेजी से इस्तेमाल करते हैं तो तेजी से बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, कम होगा, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है या नहीं है? तो टीपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? जहां पर टीपी मैक्सिमम हो रहा है वहां पर एमपी क्या हो गया,
0, जहां पर टीपी मैक्सिमम वहां पर एमपी 0, तो यहां पर सेकेंड स्टेज भी इंड, क्योंकि अब इससे ज्यादा हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर एमपी नेगेटिव गया तो टोटल प्रोडक्ट हमारा फॉल्स डाउन होगा या नहीं होगा, टीपी हमारा गिरेगा या नहीं गिरेगा। और अगर टीपी फॉल्स डाउन हुआ, अगर टीपी फॉल्स डाउन हुआ तो इसका मतलब भैया नुकसान होगा वान रे, काहे का इस स्टेज में काम करे, तो कोई भी फर्म इस स्टेज में काम करना चाहेगा, जितने भी फर्म होते हैं ना बेटा वो सभी के सभी सेकेंड स्टेज में काम करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा थोड़ा लिख देते फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज के बारे में भी। ग्रफवा टेप ली ना सबने, लिखो बेटा फर्स्ट स्टेज। In this stage, TP increases at an increasing rate up to point of inflection. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो, मैक्सिमम हो, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो, मैक्सिमम। तो इन दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेज एट एन increasing rate up to point of inflection, then after TP increases at diminishing rate, where AP is maximum and AP is maximum and AP equal to MP, first stage will be ends. This stage is known as प्राइमरी स्टेज। इसको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग, अब लिखिएगा बेटा सेकेंड स्टेज। In this stage, TP increases at diminishing rate, both AP and MP falls and AP greater than MP, where MP is 0, TP will be maximum. So all firms like to work in second stage। सारे के सारे फर्म कहां पे काम करना चाहते हैं, सेकेंड स्टेज में। और तीसरा है बेटा थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स ना। इन दिस स्टेज
MP will be negative. Both AP and TP forced on, so no one firm like to work in third stage. कोई भी फर्म थर्ड स्टेज में काम करना नहीं चाहेगा. कोई भी फर्म काम करना नहीं चाहेगा. तो ये तीनों स्टेज आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा. जल्दी कीजिए. हो गया. बहुत तुम लोग मजे मारते हो ना. रुको ना. लास्ट क्लास लेने का मतलब ही यही था कि मैं 6 बजे के बाद तक पढ़ा सकूं. हो गया बच्चों. पर मजा तो फिर भी नहीं आया. लिखिए बेटा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. क्या हुआ? अरे तो कम से कम टाइम तो होने दो. तभी तो 4 से 6 तो मैंने नॉर्मल शेड्यूल ही भेजा था. चल. क्या हुआ? नाश्ता का टाइम नहीं हुआ. अच्छा चलो ना. ये लॉन्ग रन पहले पढ़ो ना, उसके बाद देखते हैं ना क्या होता है बेटा. बस अब कुछ ज्यादा बचा कहाँ है. लॉन्ग रन बचा है, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बचा है. बस 1 घंटा सब साफ. ओनली बेटा. चल. कल किसने देखा है? चलो जी. तो लिखिएगा वेयर ऑल एफओपी. एफओपी का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल in same proportion where all FOP are variable in same proportion where all FOP are variable in same proportion is known as long run production function. Long run production function. This is also known as law of returns to scale. शॉर्ट रन को क्या नाम दिया था? लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इसको क्या नाम दे देंगे बेटा? लॉ ऑफ रिटर्न टू. तो जहां कहीं भी ना क्वेश्चन अब जब एग्जाम में आएगा, अगर फैक्टरवाइज शब्द लग गया तो शॉर्ट रन होगा, और अगर स्केल लग गया तो लॉन्ग रन होगा. बस ये एक कीवर्ड याद रखना. अगर फैक्टर शब्द लग गया या वेरिएबल प्रोपोर्शन शब्द लग गया तो वो किस में चला जाएगा? शॉर्ट रन के अंतर्गत. और अगर कहीं उसमें स्केल शब्द जुड़ गया तो किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा?
लॉन्ग रन के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसको भी अगर एक्सप्लेन करेंगे तो दो तरीके की बातें, सब मोहमाया वाली बातें। कैसे? तो देखिए बेटा, फिर से वही बात, ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। बेटा यहां पर तो हम लोग तीन बातें कर लेंगे, LIRS, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा LCRF, लॉ ऑफ, अरे लेने कहा एफ कहां लिख दिया रे, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और तीसरा LDRS, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर अब ये हम लोग यहां पर तो ये बात कर ली, ये ट्रेडिशनल का हो गया। अगर मॉडर्न की बात करें तो इसका एक छोटू सा नाम दिया जाता है, कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और इसमें ज्यादा नहीं, बस एक छोटे से फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किताबी लैंग्वेज वाला भी फॉर्मूला लिख लो। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, काहे ले टेंशन आ रहे हो, आराम से चिलैक्स मोड में पढ़ो बेटा, रिलैक्स तो सभी होते हैं। यस यो, आप कौन? तो दो तरीके की बातें हो गई ना बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। मैं आप सबों से ये कह दूं कि बेटा आगे से ना माइंड को मेकअप करके आना, अगर मेरी क्लास है तो 6 बजे तक चलेगी ही चलेगी। ओ अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वन साइड ट्रेडिशनल को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आज, मॉडर्न कल कर दूंगा, लेकिन आगे से अगली क्लास से ये माइंड मेकअप। देखो मैंने पहले बोला जस्ट लाइक रिवीजन चल रहा है, और आपको 70-80 क्लासेस की चीजों को आपको 35 क्लासेस में निपटाना है, तो देखो ड्यूरेशन तो फुल यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा। जितना अभी चीजें मैंने पढ़ाई है ये टोटल 3 क्लासेज की कोर्स थी, 2.5 से 3 क्लासेज का था जब हम लोगों ने कोर्स में पढ़ा था, उसको हमने समेटा है। स्पीड बढ़ेगी, ड्यूरेशन भी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो आगे से ये माइंड में, जिसको नहीं आना हो ना, आपके लिए आपका बेड आपका इंतजार कर रहा है कि आप कोचिंग से जल्दी आए और सो जाएं। मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं, मैं एक भी बार किसी बच्चे को नहीं बोलूंगा कि क्यों नहीं आया या क्यों आया, इतना दिन से समझाते हुए तो क्या उखाड़ लिया हमने, अब क्या कर लेंगे भाई। भाई जिसको अपने बारे में नहीं सोचने की इच्छा होगी, हम उसको कितना सोचा सकते हैं, तो मत सोचिए आराम से। अब दिमाग पे उतना जोर देने की जरूरत नहीं है कि नहीं। बस कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम तक ठीक ठीक रहें ताकि एग्जाम दे सके, क्योंकि कोई बच्चा जब फोन करता है ना, सर तबियत के कारण एग्जाम नहीं दे पाए, तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो अगर फोन करे तो इसलिए करना कि सर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, सितंबर के लिए शुरू कर दे अभी क्या, इसके लिए फोन करना। अगर जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए सीधी सी बात, और जो मेहनत कर रहा है उसके लिए भगवान आपको अच्छा करे, इंटर में मुलाकात हो। सिंपल सा बात, सीधी बात, नो बकवास। मैं तुम्हारे मुंह पे बोले कि नहीं नहीं बेटा बहुत अच्छा है, 2 घंटा पढ़ लेता है बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगा। 2 घंटा पढ़ेगा, अपने करियर पे कालिक पोत रहा है, बात खत्म।
अगर पढ़ना है तो 6 घंटा 7 घंटा मिनिमम अब क्लास के बाद टाइम देना पड़ेगा। ये जो अगले जो 40-42 दिन का समय बचा है, इसमें अपनी दुनियादारी को भूल जाओ और सीधा इस पर निपट जाओ, तभी काम होगा। मैं नोटिस करता रहता हूं कि कौन क्या कैसी एक्टिविटी कर रहा है, मैं देखता हूं उन चीजों को, तो थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस कर लो बेटवा, ज्यादा काम आएगा। तो दो बातें यहां पर, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। अगर ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं तो 3 बातें लिखिए, तो चलिए 5 मिनट का चीज है, इसको जल्दी से एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, और 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे, लो खत्म करो जल्दी से। LIRS, LCRS, LDRS। कहता है इफ परसेंटेज चेंज इन इनपुट is less than percentage change in output, then LIRS operate। जैसे एग्जाम्पल, if input increased by 10% but output increased by 15%, अगर 11% भी हो जाता, 10.5% भी हो जाता, 10.1% भी हो जाता, फायदा का सौदा है ये नहीं है? कम खर्चा ज्यादा फायदा, तो ये हमारे लिए इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, ये नहीं होगा। तो हमने इनपुट तो 10% लगाया, लेकिन आउटपुट हमारा क्या हो गया, 15% से इंक्रीज हो गया, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंतर्गत। यहां पर कहता है कि इफ परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, then LCRS operates। भाई दोनों में क्या हो जाए, बराबर का। एग्जाम्पल, इफ इनपुट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 10%, कि इनपुट में भी 10% का बदलाव हुआ और आउटपुट में भी 10% का बदलाव हुआ। तो जब दोनों में ही 10% का बदलाव हो रहा है, तो इसको क्या नाम दे देंगे बेटा हम लोग, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्या नाम दे देंगे इसको हम लोग, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर मेहनत कर रहे हैं, रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है, तो कहते हैं ना नुकसान हो रहा है, तो लिखते हैं बेटा इफ परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, सॉरी ग्रेटर देन ना बेटा, हाँ वही तो, क्या शुरू में जब लेस लिखवाए थे, ग्रेटर देन लिखवाएंगे रे बुर्बक, चलो गलती से मिस्टेक होगी। इफ परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, देन LDRS ऑपरेट। क्या ऑपरेट होगा बेटा, LDRS। एग्जाम्पल क्या होगा, इफ इनपुट इंक्रीज्ड बाय 10% but output
इंक्रीज बाय 8%। बुर्बक डिक्रीज का है, हम इंक्रीज लिखे 10 से कम ना है, 10 से तो कम है ना। इनपुट कितना बढ़ाया हमने 10%। याद करो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी में लिखवाया था। आपको ये मत बोलना सर याद नहीं है, परसों ही रिवीजन हुआ था इसका लेक्चर नंबर 5 में। नहीं पढ़े, ये आपकी गलती। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, पढ़ लेना वहां पर वीडियो 5-6 पढ़े हुए हैं, आज 7वां स्टार्ट होगा, सप्लाई आज होगा पूरा। तो इनपुट हमने 10% लगा दिया, लेकिन आउटपुट सिर्फ 8% बढ़ा, तो नुकसान है या नहीं है भाई? आपने मेहनत 4 घंटा बढ़ाया और 1 घंटा का ही फायदा मिल पा रहा है, तो 3 घंटा बर्बाद ही ना हो रहा है भाई। तो ये हमारा क्या होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो बेसिकली प्रोडक्शन का मेन चीज तो खत्म हो गया, एक छोटा सा टॉपिक रह गया कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, और उसके बाद हम लोगों को इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज। तो कल जो है मैक्सिमम कॉस्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो एक शेड्यूल बनाएंगे, उसी में सब निपट जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद कल 3:45 पे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।